स्वागत है आप सभी का। और बड़ी खबर इस वक्त आपको हम मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं कि सीएम पहुंचे हैं राजभवन। शिवराज कैबिनेट के विस्तार की बातें अब कही जा रही हैं, बहुत जल्द हो सकता है। कैबिनेट विस्तार को लेकर वो राज्यपाल से मुलाकात कर रही हैं और कैबिनेट के विस्तार की तारीख पर चर्चा हो रही है। तो ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी इस वक्त की। कोरोना काल तो चल रहा है, लेकिन इस बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान राजभवन पहुंचे हैं। कैबिनेट का विस्तार करना है, बहुत जल्द हो सकता है। तारीख पर चर्चा करने के लिए पहुंचे हैं। कैबिनेट विस्तार की तारीख पर चर्चा करने के लिए पहुंचे हैं, राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री। बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग इस वक्त मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत जल्द होने वाला है और इसी को लेकर राज्यपाल से मिलने पहुंच गए मुख्यमंत्री। तारीख पर चर्चा की जा रही है। सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। प्रवीण जी, कब तक संभव हो सकता है? बहुत जल्द हो सकता है क्या? पुनीत, पिछली बार ये तय था कि 6 तारीख तक वो करते ही शिवराज कैबिनेट का विस्तार, लेकिन उस समय कोरोना को लेके संक्रमण तेजी से फैला एमपी के कई जिलों में और उसके बाद थोड़े से हालात भी बिगड़े, तो उसे फिर टालना पड़ा। और अब ये जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि जल्दी हो सकता। मूल बात जो है, कल जो प्रधानमंत्री जी के स्पीच के बाद उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का स्वरूप क्या होगा, लॉकडाउन 4 का स्वरूप क्या होगा, इसके बारे में मैं 1-2 दिन में या आने वाले दिनों में आपसे चर्चा करूंगा, ये उन्होंने देश को संबोधित करते हुए कहा। तो इसी को लेकर ये बात की जा रही है कि क्या कौन सा वक्त जो है वो मुफीद होगा, क्योंकि किस तरह की रियायतें बरती जाती हैं प्रधानमंत्री जी की तरफ से, उसको ध्यान में रखते हुए किया जाए। क्योंकि जो पिछला कैबिनेट बना उसमें बहुत कम लोग थे, मिनी कैबिनेट था, 5 लोग बहुत जल्दी शपथ ले लिए। इस बार 20 किससे ज्यादा हो सकती है संख्या, ये कहा जा रहा है। 17-18 तो होंगे ही, जो आगे पीछे नाम होंगे उसमें, तो फिर इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। उनको बुलाना पड़ेगा यहाँ पर। कुछ जो रेड जोन वाले जिले हैं वहां से जो ट्रेवलिंग है उनकी परमिशन का क्या होगा, तो इन्हीं सब मसलों को लेकर बात कर रहे हैं। और मतलब हमारी खबर यही है कि बहुत संभावना है और दबाव भी है शिवराज जी के ऊपर। संगठन के अंदर से ही दबाव है, नए सहयोगियों के पास से भी दबाव है कि जल्दी विस्तार किया जाए। और सिंधिया समर्थक सभी मंत्री इस बात को लेकर आश्वस्त भी हैं कि वो मंत्री बनेंगे। तो बस तारीख जो है वो चूंकि तय दिल्ली से होना है, जिस तरह के हालात हैं वो केंद्र तय कर रहा है, मूवमेंट भी और एहतियात भी और रियायतें भी। तो जाहिर सी बात है कि राज्यपाल का उसमें बड़ा रोल होता है, तो इसी वजह से वो उनसे बात करके उस तारीख का इत्मीनान करने गए। संतुलन बनाना भी एक बड़ी चुनौती होगा। बहुत बड़ी चुनौती होगा संतुलन बनाना, तो बहुत बड़ी चुनौती होगा। उसकी वजह यह है कि सरकार अभी पूरी तरह से आरामदायक स्थिति में नहीं है। उसको तो अगर मैं कहूं कि एमपी गवर्नमेंट को सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, तो शायद ये मुहावरा बिल्कुल गलत नहीं होगा। क्योंकि जिस दिन से शिवराज जी मुख्यमंत्री बने तब से कोरोना महामारी जो है वो तेजी से फैलना शुरू हो गई थी उस वक्त तक, तो सारा ध्यान उनका उनमें था। तो उस तरह, और फिर ये जो मजदूरों का पलायन हुआ, अक्सर ये होता है कि वो सत्तारूढ़ पार्टी के अगेंस्ट ही जाता है। जिस पार्टी की सरकार हो लोग परेशान होते हैं तो सरकार से नाराज हो जाते हैं। तो ऐसे वक्त में 24 सीटों पर बाई इलेक्शन, एमपी में पहली बार हो रहा है इतने बड़े पैमाने पर बाई इलेक्शन होगा, यानी अभी कोई डेट अनाउंस नहीं हुई, लेकिन ऐसी बात है कि होगा ही। तो फिर वहां संतुलन बनाना, इलाकाई संतुलन बनाना, जातिगत संतुलन बनाना, उन लोगों को जो सिर्फ मंत्री बनने के लिए आए हैं, बहुत सारे नाम है, दल सिंह कंसाना है, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव है, बिसाऊ लाल सिंह है, जो नहीं है सिंधिया खेमे के, लेकिन मंत्री बनने के लिए आए हैं ये लोग कांग्रेस से तोड़ के। उन्हें क्या, उनकी क्या भूमिका होगी, उन्हें क्या रोल देना होगा। सिंधिया के समर्थक कितने सारे लोग हैं, 6 तो उसमें से मंत्री थे, अब उन्हें फिर से रखना है, कौन सा डिपार्टमेंट देना होगा। फिर इनके जो लोग सीनियर बहुत सारे छूट गए, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, राजेंद्र शुक्ला, बहुत बड़े बड़े नाम छूटे हुए हैं अभी संगठन के ही, जिन पर संघ और संगठन सबका आशीर्वाद जिनकी तरफ है। तो इनको कैसे एकोमोडेट करेंगे, तो चुनौती वाकई बड़ी है। लेकिन चूंकि बहुत तेजी से बीजेपी के अंदर ये समय की मांग है, लिहाजा कैबिनेट रिशफल करना ही होगा। एक चीज और प्रवीण जी के 6 महीने के भीतर चुनाव भी करवाने हैं, कोरोना काल चल रहा है, कैबिनेट विस्तार भी करना है, संतुलन भी बनाना है,
और लगातार मरीजों की संख्या तो अभी भी बढ़ रही है। अगर राजधानी की बात करें, भोपाल की बात करें, तो दूसरा दिन है, कल 50 से ज़्यादा मरीज सामने आए, आज 45 से ज़्यादा मरीज सामने आए, और इंदौर में भी लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है, बैकलॉग भी इकट्ठा होता जा रहा है। तो ये इस सब के बीच ये सारी परिस्थितियों वो हम कैसे समझेंगे, और ख़ास तौर पर उपचुनाव भी करवाना है। बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ी चुनौतियों के पहाड़ सामने हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए। जैसे मैंने पहले भी कहा, आपने 2-3 शहरों का जिक्र किया, उज्जैन भी उसमें शामिल है। अब उज्जैन से मोहन यादव भी दावेदार हैं, तो वो जिले भी शामिल है। अजय बिश्नोई जबलपुर से दावेदार हैं, जबलपुर भी संक्रमण में तेजी से बढ़ रहा है। तो इन जिलों में एक तरफ तो उन्हें अमनो अमान बहाल कराना है, कैसे भी करके कोरोना से जीत दिलानी है, फिर बाई इलेक्शन कराने हैं, तो बाई इलेक्शन यानी रैलियां यानी भीड़, और आप कोरोना के बाद के बदले हुए हालात, भीड़ को परमिट नहीं करेंगे तो कैसे डोर टू डोर कैंपेन होगा, कैसे उन लोगों को दोबारा जिता के लाना, उनके बीच जिन्होंने पिछली बार बीजेपी के कैंडिडेट को हराया। सबसे बड़ी चुनौती यही है। हाँ बिल्कुल, और जिन लोगों ने बीजेपी के कैंडिडेट को हराया उन्हें फिर से कैसे जिता के लाना है, कैसे उनके लिए कैंपेनिंग करनी है, क्योंकि अब तो वक्त भी नहीं है। अब जो माहौल है बुरी तरह बदला हुआ कोरोना को लेके, गैदरिंग आप कर नहीं सकते, और ये संभावना भी नहीं कि आने वाले कितने महीनों तक आप कर पाओगे गैदरिंग। लेकिन ये तो तय है कि संविधान जिस तरह से हमने उद्धव ठाकरे के मसले पे देखा कि यदि आपने एक बार मंत्री बना दिया बिना किसी पद के, तो 6 महीने के अंदर उसे विधानसभा से सदस्य दिलानी ही है। तो गोविंद राजपूत और तुलसी सिलावट तो बन चुके हैं मंत्री, यानी 6 महीने के अंदर चुनाव तो कराना ही है, नहीं तो उनका मंत्री बच जाएगा। तो ऐसे सारे मसलों के बीच बहुत चुनौती है शिवराज जी के सामने। हालांकि शिवराज जी का जिस तरह का अपीयरेंस है, जिस तरह का उनका अंदाज है, तो वो आदी हैं ऐसी चुनौतियों के, और लगता नहीं कि बहुत मुश्किल आएगी, लेकिन फिर भी चुनौती है। और कांग्रेस बहुत अच्छे से इस पूरे मसले को बहुत माइन्यूटली रीड कर रही है पुनीत। वो जानती है कि उसे ज्यादा कुछ प्रयास नहीं करना, बॉलिंग जो गेंदबाजी कर रहा है लूज गेंद वही डालेगा, और सिर्फ कांग्रेस को बैटिंग करनी है। एक बात प्रवीण जी और है, ये सारी परिस्थितियां हो रही हैं इस बीच में जो 6 महीने का काल है, और खास तौर पर अभी कोरोना काल जो चल रहा है और 6 महीने का काल है, क्या ऐसा कुछ बदलाव के लिए सरकार कह सकती है कि अभी तो ऐसी परिस्थितियों में चुनाव संभव नहीं है, और अगर ऐसा होता है तब क्या तस्वीर बन सकती है? हालांकि अभी मंत्री पद की बात हो रही है, लेकिन ये आने वाले दिनों में कोरोना काल जिस तरीके से चल रहा है, ये लगता नहीं कि अभी स्थितियां बहुत जल्दी सामान्य होने वाली हैं। तो अगर ये करना होता तो फिर इन दोनों को मंत्री नहीं बनाना था। अब 2 लोगों को आपने, अगर वो उनकी अभी क्या आइडेंटिटी है गोविंद राजपूत और तुलसी सिलावट की, वो विधानसभा के सदस्य नहीं है फिर भी मंत्री हैं, और हमारा संविधान कहता है कि 6 महीने के अंदर आपको मेंबरशिप लेनी होगी, तो फिर विधान परिषद का गठन करना पड़ेगा शिवराज जी को। अगर मैं आपकी बात पे जाऊं, अगर चुनाव नहीं कराने तो विधान परिषद बनानी होगी, विधान परिषद के जरिए उन्हें अंदर लाना होगा, जैसे उद्धव ठाकरे आए, तो हल तो निकालना ही पड़ेगा उन्हें कुछ भी करके। यदि ये मंत्री नहीं होते, हो सकता हम ये कह सकते थे कि भाई जैसे राज्यसभा चुनाव टाल दिया चुनाव आयोग ने, वैसे ये टाल देगा कि भाई बाद में कराएंगे। लेकिन अब ये संविधान संशोधन इन 2 मंत्रियों के लिए तो होगा नहीं कि वो 1 साल तक बिना पद के मंत्री बने रह सकते, बिना विधायक के मंत्री बने रह सकते। ऐसा कोई संशोधन आए तो बात और है। तो चुनाव तो अभी के हाल में तो कराना होगा, या फिर विधान परिषद का गठन करना होगा। नहीं, और बहुमत भी तो लाना होगा, बहुमत भी तो लाना होगा। भले ही अभी की स्थिति में बहुमत है, लेकिन आने वाले वक्त में तो चुनाव करवा के बहुमत भी तो दिखाना पड़ेगा। 100% अभी उनके पास 107 के आंकड़े पर है वो। जो मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस बहुत मौन होकर देख रही है, तो कांग्रेस को पता है, और बीजेपी की भी चिंता यही है। कांग्रेस के मौन होने की वजह यही कि उसे पता है कि एक बार मंत्रिमंडल विस्तार होने दो, असंतोष जो है वो सब बिलबिलाने लगेंगे, और जाहिर सी बात है उनका बिलबिलाना वाजिब भी है। वो लंबे वक्त से उम्मीद में है कि वो मंत्री बनेंगे, जो नहीं बनेगा वो नाराज होगा, जो नाराज होगा वो कांग्रेस का एक तरह से वो टूल बनेगा। तो है चुनौतियां, और 107 से आपको 116 पहुंचना है, यानी अभी आपको संख्या बढ़ानी होगी, अपने लोग बढ़ाने होंगे, जिता के लाने होंगे। कांग्रेस भी बहुत कम मार्जिन पे नहीं है, उसे पता है कि 24 सीटों में से अगर वो खेल कर गई तो वो एक बार फिर से वापसी हो सकती है, और दावा भी कांग्रेस यही कर रही है कि ये हम जो बाई इलेक्शन होगा उसमें हम आगे आ जाएंगे। और ट्वीट किया था और कहा था कि इस ट्वीट को संभाल के रखना, 15 अगस्त पे झंडा वंदन जो है वो कमलनाथ करेंगे, ये तो ट्वीट भी किया था। हालांकि ये साइकोलॉजिकल माइलेज लेने के लिए किया गया ट्वीट था। उस वक्त तो कोई उनके पास कोई तथ्य पर आधारित ट्वीट नहीं था, वो एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश थी। लेकिन आप ये देखिए पुनीत कि इस समय एक फ्रस्ट्रेशन का माहौल लोगों के दिमाग में है इतने लंबे वक्त से लॉकडाउन के बाद। फिर ये मजदूरों का जो मूवमेंट चल रहा है वो
मजदूर एमपी के भी हैं। अब एमपी के मजदूर हैं तो इस समय कमलनाथ की सरकार होती तो कमलनाथ से नाराज होते, शिवराज जी की सरकार है तो शिवराज जी से नाराज होंगे। मतलब मजदूरों को तो यही है कि उनके लिए उनका ध्यान सरकार ने नहीं रखा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस पर पुनीत बैठे हैं या प्रवीण बैठे हैं, उसका तो यह है कि सरकार ने हमारा ध्यान नहीं रखा। एक ये सहज गुस्सा है जिसे दूर करना है। आप देखें कि लगातार जो अनाउंसमेंट शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, कल भी जो कुछ आदिवासी ट्राइबल जो जनजाति उनके खाते में पैसे डाले गए, उसका उद्देश्य भी यही था कि भाई बहुत सारी ट्राइबल सीटें भी है उसमें, तो सरकार संबल योजना दोबारा शुरू करने के पीछे उद्देश्य भी यही है कि भाई लोगों की नाराजगी किसी भी तरह से दूर की जाए, क्योंकि आसन्न है ये चुनाव 24 सीटों का, और 24 सीटें कम नहीं होती हैं। 24 सीटें का एक तरह का छोटे राज्यों में तो कुल जमा इतनी विधानसभा की सीटें ही होती हैं। ठीक है प्रवीण जी, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रद्युम्न सिंह तोमर पूर्व मंत्री इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तोमर साहब, आपका स्वागत है। और सीएम राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं कैबिनेट विस्तार को लेकर, आपकी प्रतिक्रिया? ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। अब राज्यपाल से वो क्यों मिलने गए हैं मेरी जानकारी में नहीं है। उनके ऊपर प्रदेश के अनेक मतलब बहुत जिम्मेदारियां हैं, किस मैटर में सलाह करने गए हैं, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी करूं ये उचित नहीं होगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी बता पाएंगे कि वो मंत्रिमंडल के विस्तार के संबंध में गए हैं या किसी अन्य काम के लिए गए हैं। नहीं, खबर तो ये आ रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार के लिए वो तारीख पर चर्चा करने के लिए गए हैं, और ये खबर आपके लिए तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए, ये बात इस समय आपकी भावना का सम्मान करता हूँ, पर इस समय जो मैं समझ पा रहा हूँ कि ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। मेरा पार्टी क्या उपयोग करेगी, मुझे मंत्री बनाएगी, मेरे को कुछ और जिम्मेदारी देगी, ये निर्णय पार्टी और शीर्ष नेतृत्व को करना है। इसलिए मैं अभी मेरे को कोई सूचना नहीं है तो मैं कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। और इस समय कोरोना वायरस महामारी से ग्वालियर शहर में जो मैं समय है सैनिटाइजेशन के लिए बस्तियों में जाकर, उन बस्तियों में जहाँ गरीब को जरूरत है राशन की, उनके सुख दुख में साथ खड़ा रहने का सौभाग्य मुझे इस विषम परिस्थिति में ईश्वर ने इस लायक मुझे बनाया है, उनके साथ खड़ा हो पा रहा हूँ। इसके लिए ईश्वर का, आप सबका और जनता जनार्दन का आभारी। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रवीण जी हमारे सीनियर एडिटर भी हमारे साथ जुड़े। प्रवीण जी, तोमर साहब से कुछ सवाल करना चाहेंगे? जरूर करना चाहूँ प्रथम जी। ये अभी कहा जा रहा है कि इमरती देवी जी जो आपकी सहयोगी भी हैं, उन्होंने भी कहा है कि सिंधिया समर्थक जितने भी नेता हैं वो सारे मंत्री बनेंगे। आप इत्तेफाक रखते हैं उनके बयान से? देखिए, वो उन्होंने बात कही है, उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, पर हमारे नेतृत्व माननीय सिंधिया जी ने इस राजनीति में कोई समाज सेवा के लिए राजनीति में आए हैं। हम कोई पद के लिए सौदा करके नहीं आए। हम भारतीय जनता पार्टी के इस बात के लिए आभारी हैं कि उन्होंने ये सौभाग्य हमको दिया, अपना मंच दिया कि हम आम जनता के हितों की लड़ाइयों को अच्छे से लड़ सकें, इनके सामने रख सकें। क्योंकि हम दूसरी जगह से अगर आए हैं तो हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं आए हैं, हम इसके लिए आए हैं कि जनता के हकों की जायज लड़ाई लड़ी जा सके। एक बात मैं जरूर आपसे करूंगा प्रद्युम्न जी कि अभी आप ग्वालियर चंबल इलाके से आते हैं, बहुत सारी सीटें जहां उपचुनाव होना है वो ग्वालियर चंबल इलाके की ही हैं, तो आपको नहीं लगता कि उस इलाके को ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की जरूरत होगी कैबिनेट में? क्योंकि आपको तुरंत से अभी जनता के बीच जाना है, और जनता के बीच अगर जाना है तो उस इलाके को रिप्रेजेंटेशन ज्यादा मिलना चाहिए, आपको लगता है? देखिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये कहाँ लिखा है कि आप जनता के बीच न जाओ? आज मैं मंत्री नहीं हूँ तो जनता के लिए सेवा के बीच नहीं जा रहा, और प्रशासन भी अच्छे काम के लिए सहयोग करता है, जनता भी सहयोग करती है। आज जरूरत है उनके बीच सैनिटाइजेशन के लिए खड़ा हूँ, जा रहा हूँ, उनके दुख सुख में साथ जाके खड़े हो। आप पद लेकर के ही उनके साथ खड़े हो गए, ये कहाँ कहा जा रहा है? या पद लेके आप ज्यादा काम कर पाओगे? मुझे यह सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से अगर क्षेत्र की बात में कोई कह रहा हूँ, हमारे 5 मंत्रियों से कोई बात कह रहा हूँ, हमारे नेता माननीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, तो तत्काल हम लोग उन बिंदुओं पे काम कर पा रहे। इसलिए मैं तो ये मानता हूँ कि हमें जनता की सेवा करो। हाँ, पद मिल जाएगा तो और ज्यादा सेवा करेंगे। नहीं, मेरा सवाल आप उसका मर्म नहीं समझ पाए। मेरा कहना आप बिल्कुल जाते हैं, मैं तो जानता हूँ कि आप टॉयलेट तक साफ करते हैं, आप सबसे एक्टिव नेता है, इसमें दो राय नहीं है। जब मंत्री थे तब भी आप करते थे। वोट मांगने जाना और सेवा करने जाना दोनों में फर्क है।
मैं कह रहा हूँ अभी आपको बहुत जल्दी वोट मांगने जाना है, जल्दी ही 6 महीने के अंदर इलेक्शन शायद हो जाएंगे, तो आपको वोट मांगने जाना है। तो ऐसे में रिप्रेजेंटेशन जरूरी है पूरे ग्वालियर चंबल संभाग का। ये निर्णय पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को, पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय अध्यक्ष BD शर्मा जी को, हमारे संगठन महामंत्री सुभाष जी को, श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी, ये सब लोगों को ये सोच के निर्णय लेना है कि पार्टी ज्यादा अच्छे से अच्छा कैसे हो, पार्टी का प्रतिनिधित्व कैसे बढ़े। तो ये निर्णय इस नेतृत्व को लेना है और मैं ये विश्वास रखता हूं कि ये निर्णय नेतृत्व बहुत सोच समझ के लेगा और अच्छा निर्णय लेगा। आपके 2 साथी जो हैं वो तो मंत्री पद प्राप्त कर चुके हैं। जी 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 जी, मैं वो निश्चित रूप से काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और पार्टी ने उन्होंने जिम्मेदारी दी है तो उसका मैं सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं। अच्छा, ये बताइए कि आप तो बीजेपी में अभी अभी आपने प्रवेश किया है, मनमुटाव जैसी परिस्थितियां तो नहीं बनेंगी जब चुनाव होंगे तो फिर टिकट को लेकर? मैं आपको एक चीज फिर मैं कहना चाहता हूं, ये व्यक्तिगत मेरी बात है। प्रद्युम्न सिंह तोमर, श्रीमान सिंधिया जी के नेतृत्व में काम किया है। मेरी लड़ाई आज तक पद के लिए नहीं, हाँ जनता के अधिकार की अगर साथ अन्याय होता है तो वहां मेरी लड़ाई जरूर होती है और मैं वो लड़ाई हमेशा लड़ता हूं, लड़ता रहूंगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रवीण जी आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तोमर साहब जुड़े हुए थे और शरद भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं। शरद, आप सुन रहे थे, ग्वालियर की राजनीति को भी आप अच्छे से समझते हैं। अब कैबिनेट विस्तार भी होने वाला है, फिर चुनाव भी होने वाले हैं और वहाँ की जो परिस्थितियाँ नज़र आ रही हैं, वहाँ से अभी भी ये खबर आई कि वहाँ जो ज़िला अध्यक्ष है उसको लेकर भी बड़े विवाद हो रहे हैं, वहाँ नाराज़गी देखी जा रही है। ऐसे में क्या लग रहा है कि कैसे संतुलन बनाया जाएगा? बिल्कुल, देखिए आपने सही बात कही है और आज मुख्यमंत्री की जो संविदा पहुंचने की बात सामने आई है उसमें मंत्रिमंडल के साथ साथ एक वजह ये भी मानी जा रही है, क्योंकि देखिए ग्वालियर में जो कुछ हुआ जिलाध्यक्ष की नियुक्ति होने के बाद में और जिस तरीके के विरोध के सुर आए हैं उसने बीजेपी की राजनीति को ग्वालियर से लेकर दिल्ली और भोपाल तक हिला दिया है। एक जिलाध्यक्ष जो कि विवेक सेजवलकर वहां के जो सांसद हैं ग्वालियर के, उनके करीबी माने जाते हैं और विवेक सेजवलकर संघ के बेहद करीबी माने जाते हैं। और जिस खेमे ने कमल माखीजानी जो नए जिलाध्यक्ष हैं जिनका विरोध किया है, यानी कि जो विवेक सेजवलकर और संघ के करीबी होने की पसंद थे, उनका जिस खेमे ने विरोध किया वो खेमा नरेंद्र सिंह तोमर का खेमा था ग्वालियर में। तो ये इतनी बड़ी बात हो जाना, एक जिलाध्यक्ष के खिलाफ में राष्ट्रीय अध्यक्ष तक को चिट्ठी लिख देना और संगठन महामंत्री सुहास भगत पर इस तरीके के आरोप लगाना कि वो फोन नहीं उठाते हैं, वो तानाशाही करते हैं, वो सुनते नहीं हैं, इस तरीके के आरोप एक ऐसा खेमा लगाए जो खुद भी बहुत बड़े नेता का खेमा है और दूसरी तरफ एक संघ के करीबी नेता का करीबी कोई व्यक्ति अगर वहां जिलाध्यक्ष बना है, यहाँ तक कि BD शर्मा पर भी आरोप लगाए गए ग्वालियर में। तो ये इतना बड़ा मुद्दा है। निश्चित तौर पर आज जो मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई है संघ कार्यालय में जाकर, उसमें मंत्रिमंडल के साथ साथ एक ये मुद्दा भी बड़ा माना जा रहा है कि संगठन में इस तरीके की आवाज उठ जाना बीजेपी में एक बहुत बड़ी बात है और वो भी उस जगह से जो खुद भी संघ का एक गढ़ माना जाता है और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता वहां से आते हैं। एक वजह ये भी है, हालांकि मैं एक बात और यहाँ जोड़ दूं कि संगठन की सख्ती के बाद वो तमाम जो बड़े नेता हैं उन सभी ने माफी मांग ली है जिन्होंने बगावती खत राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिख दिया था और सीधे तौर पर संगठन में जो सबसे बड़ा एक तरीके से पद माना जाता है संगठन महामंत्री, उनको और प्रदेश अध्यक्ष पर जो सवाल खड़े किए थे उन्होंने माफी मांग ली है। लेकिन ये मुद्दा केवल इतना भर नहीं है, क्योंकि किस तरीके के राजनीतिक हालात जता दी और माफी भी मांग ली, लेकिन इतना तक नहीं है क्योंकि अब वहां से और एक और एंट्री हो रही है, एक खेमा और बीजेपी का सिंधिया खेमा भी वहां पर अब नजर आ रहा है। तो अब देखना होगा कि कैसे संतुलन बनता है। पद के लिए कभी लड़ा नहीं, ये तोमर कह रहे थे। न्यूज़ 18 से प्रद्युम्न सिंह तोमर हमारे साथ जुड़े थे। प्रवीण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और शरद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इधर आपको बता दें कि कैबिनेट विस्तार जल्द होने को लेकर राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं शिवराज सिंह चौहान। तारीख पर चर्चा कर रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का है।